नमस्कार, मैं हूं सोहेल खान। आपका हमारे इस खास कार्यक्रम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में स्वागत है। मध्य प्रदेश एक बार फिर से लॉक होकर अनलॉक की तरफ आ चुका है। दफ्तर, बाजार और कारोबार एक बार फिर पटरी पर लौट रहे हैं। लोगों की जिंदगी तेजी से सामान्य होती जा रही है। लोग अपने काम धंधों पर लौट रहे हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जिसे न पहले अनलॉक में राहत मिली, न दूसरे अनलॉक में राहत मिलती दिख रही है। ये वर्ग देश का भविष्य भी कहलाता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन स्कूली बच्चों की जो बीते तकरीबन 1.25 साल से स्कूल खुलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन स्कूल हैं कि खुलते ही नहीं। ऊपर से कोरोना की तीसरी लहर और बच्चों पर उसके खराब असर ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक पढ़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। आज के इस खास प्रोग्राम में हम जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ और तलाशेंगे कुछ सवालों के जवाब। प्रदेश अब अनलॉक होता जा रहा है, लेकिन एजुकेशन को लेकर अब यह सवाल है कि एजुकेशन को अनलॉक कैसे किया जाए। ये सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। हालांकि सरकार इसे लेकर अब गंभीर है। कुछ सुझाव मांगे गए हैं। स्कूल में पढ़ाई किस फॉर्मूले से शुरू हो पाएगी, इस पर फिलहाल अभी मंथन ही चल रहा है। इससे पहले कि हम कुछ सवालों के जवाब अपने मेहमानों से तलाशने की कोशिश करें, टटोलने की कोशिश करें, एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। कैसे हो एजुकेशन अनलॉक? क्या होगा स्कूल खोलने का मैकेनिज्म? सेफ एजुकेशन का गणित क्या? स्कूल खोलने को लेकर मांगे सुझाव। भले ही प्रदेश के कई जिले पूरी तरह अनलॉक हो गए हों, लेकिन प्रदेश भर में स्कूल अभी भी बंद है। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। हालांकि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन करवाई जा रही है, लेकिन बच्चों को स्कूल की कमी खल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि महामारी की मार झेल रही शिक्षा व्यवस्था कैसे उभरेगी? वो क्या फॉर्मूला है जो लड़खड़ाती शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देगा? तो इसके लिए जरूरी है कि जिन जिलों में कोरोना के केस कम हैं, वहां स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि कुछ जिलों में केस ज्यादा होने पर प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करना सही नहीं है। इसके लिए जिला क्राइसिस मैनेजमेंट फैसला ले। जिस तर्ज पर क्राइसिस मैनेजमेंट ने जिलों को कोरोना कर्फ्यू में छूट दी, उसी आधार पर स्कूलों को भी खोलने की छूट दी जा सकती है। और जहां स्कूल खोले जाएं, वहां ही छात्रों का रिजल्ट भी तैयार हो, साथ ही दूसरी गतिविधियां भी की जाए, जिससे उन जिलों के छात्रों की पढ़ाई को पटरी पर लाया जा सके जहां कोरोना के केस कम है। हालांकि शालाएं खोला जाना अभी उचित नहीं होगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। क्योंकि क्या हमारे बच्चे इतने जागरूक हैं? क्या हमारे बच्चे वो सारी सावधानियां, सारी सतर्कताएं ले पाएंगे? और क्या कक्षाओं में इस तरह से उन बच्चों को बिठाया जा सकेगा? तो बेहतर ये होगा कि अभी शालाएं बच्चों को ना बुलाएं। क्योंकि पहले भी इस तरह की बातें उठी थी कि 1 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएं, उसके तुरंत बाद जो है सेकंड लेयर आ गई थी। तो हमें अभी थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। जहाँ इतना लॉस हुआ है, मानते हैं लॉस हुआ है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से कहीं ना कहीं उसकी खानापूर्ति भी हुई है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा नाजुक होते हैं, तो हमें स्कूल खोलने के बिल्कुल अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हालांकि सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी ही है। यही वजह है कि अब स्कूल खोलने का निर्णय क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में ही होगा। स्कूल कक्षाएं, जहाँ तक सवाल है, कक्षाएं लगने का अभी कठिनाई है, अभी कोई बता नहीं सकते हैं। आगे कब कोरोना की परिस्थिति के अनुसार निर्णय करेंगे वो आगे ही हम तय कर पाएंगे। लेकिन हम बच्चों का एडमिशन प्रारंभ कर रहे हैं और एडमिशन के बाद पढ़ाई भी हम जुलाई से सुनिश्चित कर देंगे। किस विकल्पों के आधार पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, और जब रेगुलर क्लास खोलने की स्थिति बनेगी तब हम रेगुलर क्लास भी खोलेंगे। मतलब साफ है कि सरकार अब शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मन बना चुकी है और जल्द ही क्राइसिस मैनेजमेंट जिला स्तर पर स्कूल खोलने को लेकर फैसला लेगी, जिससे शिक्षा व्यवस्था को फिर से ट्रैक पर लाने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही कई महीनों से बंद पड़े स्कूलों में फिर से बच्चे पढ़ते दिखाई देंगे। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
तो सवाल कई हैं तो सुझाव भी कई हैं, और इस वक्त इन सुझाव और इन सवालों के बीच कुछ मेहमानों को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। प्रवीण यादव साहब इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, इंदौर से जिला अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश शासकीय अध्यापक संगठन के। यादव साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में। इसके अलावा इस वक्त भोपाल स्टूडियो से मेरे साथ दीपेश विजयवर्गीय साहब जुड़े हुए हैं। आप संयुक्त सचिव हैं मध्य प्रदेश पालक संघ के। दीपेश साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। रिपोर्ट आप दोनों मेहमानों ने देखी होगी, कई तरह के सवाल वो रिपोर्ट खड़े कर रही है, साथ ही कई तरह के सुझाव भी उस रिपोर्ट के जरिए हमने दर्शकों के सामने रखे हैं। लेकिन दरअसल हकीकत क्या है? कोरोना काल चल रहा है, ये सच है कि हम तमाम चीज़ों को अब धीरे धीरे अनलॉक की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन क्या हम देश के भविष्य या उन तमाम मासूमों को इस मुसीबत के समय में उस स्कूल की तरफ एजुकेशन के नाम पर झोंक सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी सावधानियां हो सकती हैं जिसे लेकर हम उनको स्कूल के रास्ते एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा सकते हैं? इन्हीं कुछ सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन प्रवीण साहब, पहला सवाल यही है कि अगर मिसाल के तौर पर सरकार सुझाव मांग रही है, क्या कुछ निजी तौर पर आप अपनी राय रखते हैं? ऐसे समय में क्या स्कूल कुछ सावधानी के साथ खोले जा सकते हैं, या फिर हमें इसे सिरे से नकार देना चाहिए? अभी वर्तमान में जो इंदौर में कोरोना का परसेंटेज है वो लगभग 2.16 से है। तो मेरा ये सुझाव है कि हमें जून माह तक इसे देख लेना चाहिए, और उसके बाद जैसा कि और अभी वर्तमान में 10 जून से आज से ही मध्य प्रदेश के समस्त 1 से 8 तक के विद्यालय खुल चुके हैं, जिसमें डायस का काम, प्रवेश का कार्य, इस विद्यालय की साफ सफाई का कार्य, पुस्तक संकलन का कार्य, यह सब चल रहे हैं। और जिसमें सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप व जिन बच्चों के पास वह संसाधन उपलब्ध नहीं है उनका भी ग्रुप बनाया जा रहा है, जिसे टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम जो अपने पाठ्यक्रम पर आधारित विषय वस्तु है उन तक हमारी मॉनिटरिंग में पहुंचा सकें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो संक्रमण की दर इंदौर के अंदर लगभग 22%, 25% से आज 2-2.25% पे आ गई है, निश्चित तौर पर जून अंत तक यह इस स्थिति में रहेगी कि हम समस्त लोग मिलकर बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने का भी प्रयास करें। ठीक। दीपेश साहब, आपने सुना होगा प्रवीण साहब का ये मत है कि हमें कुछ दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिस तेज़ी के साथ संक्रमित मरीजों की दर नीचे की तरफ आ रही है, हो सकता है कि हम जुलाई से स्कूल खोलने की स्थिति में आ जाएं। आपको क्या लगता है? अगर बतौर एक पालक आपसे मैं मशवरा चाहूँ और आपसे कोई सुझाव चाहूँ कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए, या फिर अभी हमें जिस तीसरी लहर का डर फिलहाल विशेषज्ञ बता रहे हैं उसका इंतज़ार करना ज़रूरी है? देखिए, यह बात बिल्कुल सही कही है आपने कि तीसरी लहर जिसके बारे में विशेषज्ञों ने बताया है, तो क्योंकि हमारे नौनिहाल, हमारे भविष्य और सबकी आंखों के तारे, जो हमारा जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए हमें निश्चित तौर पर थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना वैश्विक महामारी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। ये आंकड़ों का खेल है कि 22% कम हुआ है, 1% कम हुआ है, इससे हमें नहीं जाना है। हमें सिंपल सी ये बात है कि कोरोना महामारी से हमें पूरी तरह बचना है, और जब ये पूरी तरह ख़त्म हो जाए तब हमें स्कूल खोलने के बारे में सोचना चाहिए। दीपेश साहब, कितना लंबा इंतज़ार होगा? अगर आपसे ये जानना चाहूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए भी कोई टीका आ जाए तब तक इंतज़ार करना ज़रूरी है? 100% टीकाकरण हो जाए देश में, उसके बाद स्कूलों को खोला जाए, या फिर ये कि बड़े लोगों को टीका लग जाए, बच्चों को हम सिर्फ इस आधार पर स्कूल की तरफ रवाना कर दें कि अब कोरोना संक्रमण की दर 1 आ गई है, आधी आ गई है, या फिर 0 हो गई है? देखिए सोहेल साहब, ये बात तो सत्य है कि हम जो है टीकाकरण की तरफ बहुत अच्छी तरह जा रहे हैं, परंतु जब तक बच्चों में टीकाकरण नहीं हो जाएगा, क्योंकि देखिए BCG का टीका भी लगा, पोलियो का भी लगा, तो ये महामारी ख़त्म हुई, तो हम जो है जान है तो जहान है। शिक्षा ठीक है, थोड़ा सा लॉस हो रहा है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन ऑनलाइन की वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसको कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु
हम जब तक एश्योर नहीं हो जाते या हर पालक एश्योर नहीं हो जाता कि उनका बच्चा सेफ है, तब तक स्कूल खोलने की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। चलिए, यानी पहले हमें ये तय कर लेना होगा कि हर बच्चा, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो या फिर देश का हो, वो सेफ जोन में नहीं है, तब तक स्कूल नहीं खोले जाने चाहिए। प्रवीण यादव साहब, आपका कहना था कि हमको थोड़ा सा इंतजार इस बात का और करना चाहिए कि दर थोड़ी जो है संक्रमित मरीजों की नीचे की तरफ आ जाए। चलिए मान लेते हैं कि वो दर 0 पर आ गई। क्या प्रदेश के स्कूल इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि जब बच्चा स्कूल के दरवाजे तक पहुंचेगा, मास्क का ध्यान रखवाया जाएगा, सैनिटाइज़र हर एक को याद रहेगा? क्या स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग हो पाएगी? क्या टीचर बच्चों के साथ उन तमाम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उन्हें सुरक्षित उनके घर तक वापस पहुंचा पाएंगे? क्या आपको वाकई लगता है कि प्रदेश के स्कूल इसके लिए तैयार है? अभी वर्तमान स्थिति में तो तैयार नहीं है। पहले जैसे मुझसे पूर्व जो सर ने अपने विचार व्यक्त किए जी कि वैक्सीन भी 100% लग जाना चाहिए, उसके बाद हमें स्कूल खोलने से पहले जी हमारे स्कूलों में वो संसाधन उपलब्ध करना पड़ेंगे। जी। जैसा आपने कहा कि सैनिटाइजर की व्यवस्था हो, यदि किसी कक्षा में बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जी। तो हम उसको निर्धारित एक एक टेबल छोड़ छोड़ के भले एक क्लास को 3 दिन के अंदर बुलाएं जी। और उस प्रकार का। लेकिन सर यह सब तभी संभव है कि हम पहले इस संक्रमण की दर को देख लें, वैक्सीनेशन का प्रतिशत देख लें, उसके बाद विचार करें सर। और जब तक पुरानी जो व्यवस्था चल रही है ऑनलाइन, वह चलते रहना चाहिए ताकि बच्चों का अत्यधिक नहीं, संपूर्ण नहीं तो अत्यधिक भी नुकसान ना हो। ठीक, दीपेश विजयवर्गीय साहब, एक बार आपसे भी उस सवाल पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें, क्योंकि आप संयुक्त सचिव हैं और पालक संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। हज़ारों ऐसे अभिभावकों से आप जुड़े होंगे जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। सरसरी तौर पर अगर नज़र डालें प्राइवेट स्कूल और साथ साथ सरकारी स्कूलों पर, आपको लगता है कि नहीं अभी बहुत कुछ गुंजाइश है सुधार करने की? क्योंकि हमें नहीं लगता कि अगर आप बड़े शहरों से हटकर थोड़े से इंटीरियर में या फिर ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो शायद कोई सैनिटाइज़र को पहचानेगा भी, इस्तेमाल भी करेगा, या फिर अगर उसके चेहरे पर एक मास्क हमने लगा भी दिया तो शायद उसको ये पता होगा भी नहीं कि इस मास्क को या तो रोज़ धोकर आना है या फिर हर दिन बदल देना है। हो सकता है वो गंदा मास्क लगाकर ही हफ्ते भर या महीने भर स्कूल आता रहे। देखिए, ये पूरा का पूरा जो वातावरण है और ये पूरा का पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है जी, यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि उनको मास्क और सैनिटाइजर के बारे में अभी भी नहीं मालूम है। इवन दो वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा, इतनी भ्रांतियाँ हैं कि वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की कमी है। लेकिन इन सब के बीच में हमें ये भी तय करना पड़ेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो जितने भी छात्र छात्राएं हैं, वो अगर वैक्सीनेटेड हो जाते हैं या वो अपने पालक को वैक्सीनेशन करने के लिए प्रेरित करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस चाहिए। और आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब सुविधाएं भी थोड़ी सी कम हैं और इन सब चीज़ों का अवेयरनेस भी कम है। तो हम जिन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अगला कदम उठा सकते हैं। ठीक, दरअसल देश में जो पॉपुलेशन है हमारे यहाँ वो बड़ी मिक्स तरह की पॉपुलेशन है। एक तरफ बड़े शहर हैं और बड़े बड़े स्कूल हैं जहाँ पर पढ़ने वाले लोग, हम ये कह सकते हैं कि वो अवेयर हैं, न सिर्फ अपनी सेहत के लिए, अपने बच्चों की सेहत के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ एक और तस्वीर हमारे देश में, हमारे प्रदेश में उभरती है, वो ग्रामीण इलाके हैं। और कई जगह तो इस तरह की खबरें भी हमें देखने सुनने को मिलती हैं कि लोग सिर्फ मिड डे मील के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि कम से कम एक वक्त का खाना या फिर नाश्ता ही वहाँ से मिल जाएगा। अब ये एक अलग बात है कि किस तरह की तैयारियाँ इन स्कूलों में, इन ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रशासन कर पाता है और इस बात के लिए स्कूलों को तैयार कर पाता है कि बच्चे वहाँ पर सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। प्रवीण यादव साहब, ये ठीक है कि हमने कुछ ना कुछ बच्चों का जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई ऑनलाइन एजुकेशन के ज़रिए करने की कोशिश की है। अगर आपके जहन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जो शहरों से हटकर ग्रामीण इलाकों से आया हो, क्या महसूस किया आपने कि दरअसल ऑनलाइन एजुकेशन इस देश में फ़िलहाल मौजूदा हालात में हर एक के लिए तो नहीं है,
कहीं स्मार्टफोन नहीं है तो जनाब कहीं इंटरनेट के लिए सिग्नल नहीं मिलते हैं और कहीं मोबाइल चार्ज करने के लिए बिजली ही नहीं है। सर, आपका जो कथन है बिल्कुल सत्य है। इसके लिए गवर्नमेंट द्वारा हमारे जिन और विशेष तौर पर यह समस्या ग्रामीण अंचल में काफ़ी है जी, कि लगभग 100% बच्चों के पास के पालकों के पास स्मार्टफोन, अगर यदि जिनके पास स्मार्टफोन है तो उसका पर्याप्त नेट उपलब्ध नहीं है। इसके लिए गवर्नमेंट ने दूरदर्शन पर रेडियो के माध्यम से भी पाठ्यक्रम की व्यवस्था की है कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर सकते जी। वह ऑफलाइन माध्यम से उसका अध्ययन करें। वो प्रत्येक टीचर को ये जिम्मेदारी सौंप रखी है कि वो प्रत्येक दिन 5-5 बच्चों का घर जाकर सुपरविजन करें और पालकों से संपर्क करें कि वह नियमित तौर पर पढ़ाई कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। और सर, अभी जो वर्तमान में जिस महामारी से जूझते हुए और अभी हम किनारे पे आए हैं, उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वही स्थिति बेहतर है बच्चों के हितार्थ। ठीक, यानी ऑनलाइन तरीका हम उसे कह ज़रूर रहे हैं, लेकिन जैसा कि प्रवीण साहब बता रहे थे कि टीचर्स को ये तक कह दिया गया कि आप 5-5 बच्चों का ग्रुप बनाइए और उनके घर जाकर उनको पढ़ाकर आइए। ऐसे में ये ऑनलाइन तरीका ऑफलाइन से काफ़ी मिलता जुलता है। दूसरी बात आपने कही कि टेलीविज़न के ज़रिए और रेडियो के ज़रिए भी कुछ पाठ्यक्रम जो हैं उनका प्रसारण किया जा रहा है। अब जिन गाँव में बिजली ही नहीं है वहाँ पर टेलीविज़न खरीदना या फिर उसे चलाना एक नया सवाल खड़ा करता है। दीपेश साहब, क्या महसूस करते हैं आप, स्कूल खुलने की जल्दी कितनी घातक हो सकती है? क्या हमें उस स्थिति से निपटने के लिए कितना इंतज़ार होगा, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं, अभी जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हो रही है, प्रदेश का हर बच्चा, चाहे वो शहरी इलाके का हो या ग्रामीण इलाके का हो, बराबर से उसे शिक्षा मिल रही है, या फिर यूँ कहें कि हम उस तक शिक्षा पहुँचा पा रहे हैं? या फिर आपको लगता है कि नहीं, शहर और अगर गांव का हम कंपेयर करें दोनों को तो कहीं कोई तालमेल है नहीं? सोहेल साहब, सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो कोरोना वैश्विक महामारी है, इसके गर्भ में किसी ने नहीं देखा कि कब तक चलेगी। इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, विशेषज्ञ भी इसको नहीं जान पा रहे हैं जी। दूसरी लहर, तीसरी लहर, सबकी अपनी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। दूसरी बात है ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक सवाल है तो वो एक वैकल्पिक व्यवस्था मान सकते हैं, परंतु उसको जो ऑफलाइन क्लासेस लगती थी उससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस में बच्चे बहुत कुछ सीखते थे, एक डिसिप्लिन में रहते थे। परंतु ठीक है, अब हम समय के साथ साथ कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो शहरी क्षेत्र में मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन सबके पास है, और ऑफलाइन जो है क्लासेस उसका कहीं ना कहीं वो कंपनसेट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस से, लेकिन वो कम सीख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि उनके पास भी स्मार्टफोन नहीं है। सरकार ने जिस तरह से, या नेटवर्किंग जिस तरह से है, ग्रामीण इलाकों में भी नेटवर्किंग पहुँच गई है और दूरदर्शन के माध्यम से भी पहुँच गई है। देखिए सोहेल साहब, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर है। तो ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं कुछ मिल रही है, तो बच्चों को कुछ तो सीखने का मौका मिल रहा है। लेकिन हम उसको अगर जान से कंपेयर करें तो भाई ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा बेहतर है। हम बच्चों को नहीं निकालना चाहते। ऑनलाइन क्लासेस जितना सीखते बने, आप सीखिए। ठीक, प्रवीण साहब, एक चीज़ और हमने देखी थी, जब देश ने पहला लॉकडाउन देखा और उसके बाद जब हम धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़े, वो मामला बहुत तेज़ी से उछला था, फिर हाई कोर्ट तक गया था। दरअसल स्कूलों में फीस वसूली को लेकर पालक शिक्षक संघ और वर्सेज स्कूल में एक लड़ाई शुरू हुई। लोगों का ये कहना था कि जब पढ़ाई उस तरह की नहीं है जैसे अतीत में हुआ करती थी, तो फिर फीस भी उस तरह की नहीं। बच्चे ना तो स्कूल का प्रांगण या फिर बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, ना आपका फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं, ना आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं, ना वो लैब में जाकर आपके कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का खर्चा स्कूलों में ज़रूर बचता होगा। इसको लेकर बात चली, फिर बहुत लंबी लड़ाई हुई, हाई कोर्ट तक गई, हाई कोर्ट से फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट तक में किसी ने याचिका दायर करी, हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। आपको लगता है कि स्कूल शुरू करने की जल्दबाजी कहीं ना कहीं वो फीस की लड़ाई भी है, जिसकी वजह से ये मामला पहले भी तूल पकड़ चुका है?
सर, जैसा आपका कहना है कि प्रत्येक ज़िले के अंदर विद्यालय चालू करना है या नहीं, इसके लिए एक क्राइसिस कमेटी बना रखी है ना। तो यदि कतिपय प्राइवेट स्कूल की मंशा यह हो तो मेरा इस प्रदेश की समस्त आपके मंच के माध्यम से उस क्राइसिस कमेटी से आग्रह है कि वह बच्चों के हितार्थ निष्पक्ष डिसीजन ले, ताकि वह उनके भविष्य को शिक्षा के साथ भविष्य में प्रवीण साहब, स्वर्णिम व एक सवाल और सुरक्षित व उससे स्वस्थ उठता है, मेरे जहन में आता है, अगर क्राइसिस कमेटी ये फैसला लेती है कि भोपाल में स्कूल खुलते हैं, लेकिन गुना में क्राइसिस कमेटी ये फैसला लेती है कि गुना में स्कूल नहीं खुलते हैं, रतलाम में खुलते हैं, और किसी दूसरे ज़िले में आप शिवपुरी में चले जाइए या फिर बैतूल में चले जाइए, स्कूल नहीं खुलते हैं, 4 ज़िलों में स्कूल खुल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, रिजल्ट किस तरह से बनेगा? आपको नहीं लगता कि अगर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है पीछे, और जहाँ बच्चे स्कूलों में जाकर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं वो यकीनन थोड़ा ना थोड़ा कुछ लीड ले सकते हैं? सर, उसके अंदर ये है कि यदि कोई जिला ऐसा है जो अत्यधिक संक्रमित है और उसमें काफ़ी समय के बाद ऑफलाइन क्लास चालू हुई है, तो उसमें कुछ पाठ्यक्रम में लचीलापन लाया जा सकता है अदर जिले के, जहां जुलाई से नियमित पढ़ाई हो रही है उसके अंदर। ये एक और कॉम्प्लिकेटेड जी, जो 12th की एग्जाम हुई थी उसके अंदर कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कुछ पाठ्यक्रम के कुछ चैप्टरों को हटाया गया था। ठीक, दीपेश साहब, सवाल आपसे भी यही है, किस तरह से ये फॉर्मूला अगर सामने आता है, जिस तरह के सुझाव सामने आ रहे हैं कि जहां पर क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ये फैसला ले सकती है कि अगर फलां ज़िले में केसेस नहीं है तो स्कूल खोले जा सकते हैं, ऐसे में पढ़ाई दोनों में कैसे कंपेयर की जाएगी, रिजल्ट कैसा बनेगा? यकीनन ऑफलाइन क्लासेस के स्टूडेंट्स कुछ बेहतर कर सकते हैं। देखिए साहब, हर बच्चा अपने घर का राजकुमार होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट हर बात में फैसला ले सकता है, परंतु स्कूल खोलने में पालकों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होना आवश्यक है। नहीं, सवाल यह है कि क्या फैसला पूरे प्रदेश के लिए एक जैसा लेना ज़रूरी है, लेना चाहिए, या फिर ये जो सुझाव आया है कि किसी ज़िले में केस नहीं है तो वहाँ पर स्कूल खोल दीजिए, जहाँ पर केस हैं तो स्कूलों को बंद रखिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, पूरे के पूरे मध्य प्रदेश, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरे देश में जी एक तरह सा फैसला लेना चाहिए, एक तरह का क्योंकि फैसला, सारे बच्चे एक साथ ही हैं, और निश्चित तौर पे ये बात तय है कि जब तक ये कोरोना महामारी पूरी तरह विलुप्त नहीं हो जाती, बच्चों को निकलना बहुत बड़ा, मतलब ये डेंजरस काम है, रिस्की है बहुत। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपेश विजयवर्गीय साहब आपका, प्रवीण यादव साहब आपका, बंसल न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम कोरोना को समझेंगे तो संभलेंगे में शामिल होने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो दरअसल चर्चा के बाद यही कुछ निचोड़ निकलता है कि बच्चा चाहे कोई भी हो, चाहे वो भोपाल में रहता हो, मध्य प्रदेश के किसी दूसरे ज़िले में रहता हो, देश में रहता हो, दुनिया में कहीं रहता हो, वो अपनी माँ बाप की आँखों का तारा है, और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसके तारे को एक बीमारी जिसका नाम कोरोना है वो किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। लेकिन इस बीच ये भी है कि उस तारे का भविष्य भी उन्हीं माँ बाप को गढ़ना है। भविष्य बेहतर तभी होगा जब बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर सकेंगे, लेकिन दरअसल उसी तालीम को लेकर पेच फंसा है कि शिक्षा ऑनलाइन जारी रखी जाए या फिर ऑफलाइन। देखना है वक्त का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।